मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये एलसीएम एचसीएफ का 6 नंबर क्लास है, छठा क्लास है। इस क्लास में हम यूपीएसआई 2017 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें लासा और मासा के चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों पे डिटेल में बात करेंगे, जो कि 15 से 20 सवाल हो सकते हैं। तो इससे कम से कम आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, उसके फॉर्मेट को और उसकी सिमिलरिटी को समझने का मौका मिलेगा। बस आप ध्यान से कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे ये पहला सवाल दिया हुआ है और ये पहला सवाल पहले दिन के पेपर का है। आप मिलाइएगा, जो पहला मेरे ख्याल से 12 दिसंबर का पेपर फर्स्ट मीटिंग का है, उसमें ये पहले नंबर पे दिया हुआ है। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग A1, A2 और B1 अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः 72, 96 एंड 144 है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। अब देखिए, अनावश्यक रूप से सवाल को काफ़ी विस्तृत कर दिया। आपके सामने देखिए कई उसमें लाइनों में सवाल लिखा हुआ है। देखने से लगता है कि बड़ा है, नहीं कठिन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखिए क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि हर कमरे में बैठे छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक कमरे में एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। यानी अगर किसी कमरे में बच्चे बैठे हैं तो वो A1 के ही होंगे, उसमें A2 या B1 के मिक्सचर नहीं किए जाएंगे। तो हर कमरे में स्पेशल उसी अनुभाग के बच्चे होंगे, यानी A1 के हैं तो A1 के ही होंगे और A2 के हैं तो A2 के होंगे, B1 के हैं तो B1 के होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ये जो बच्चों की संख्या है, जैसे 72 है, ये A1 अनुभाग है। A2 अनुभाग में 96 बच्चे हैं और A3 अनुभाग में B1 अनुभाग जो है इसमें 144 बच्चे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है और इन तीनों संख्याओं का जो HCF निकालेंगे वही एक कमरे में बैठे बच्चों की मैक्सिमम संख्या होगी। तो इन तीनों का HCF निकालने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 72 को इसमें अप्लाई आप जब कर देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। 144 या 144 और 96 का हम पहले LCM HCF निकाल लेते हैं। आप देखिए कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, ये 96 हो गया और ये 14 में से 6 गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 13 बच गया, 13 में से 9 गया तो ये 4 हो गया। 4 से जब हम 96 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार, 2 बार चला जाएगा और ये 96 हो जाएगा। यानी इन दो संख्याओं का LCM क्या हो गया, HCF 48 हो गया। अब 48 को हम अप्लाई कर देंगे किसमें, 72 में, तो ये 1 टाइम चला जाएगा, 48 हो गया। यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 24 आ जाएगा। 24 को 48 में अप्लाई करेंगे, 2 टाइम जाएगा और यहाँ पे ये आपका 24 आ जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का HCF क्या हो गया, 24 हो गया। अब मैक्सिमम जो बच्चे हैं प्रत्येक अनुभाग में, प्रत्येक कमरे में बैठेंगे वो 24 बैठेंगे। तो अब कमरों की संख्या कितनी होगी ये इम्पोर्टेंट है। तो 24 बच्चे प्रत्येक कमरे में बैठेंगे और कमरों की संख्या क्या होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे। पहले आप HCF निकालना देख लीजिए। हमने इसका निकाला, 48 आया था, 48 से इसको डिवाइड किया, 24 आ गया। अच्छा, इनका HCF निकालना बहुत आसान है, इस तरह से भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक मात्र विधि थी। अदरवाइज़ अगर आपको टेबल याद है तो ये देखने से ही लग रहा है कि इसमें कॉमन सबसे बड़ा क्या है। इसमें सबसे बड़ा कॉमन 24 है, ये 3 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा और ये यहाँ पे 24 से 72 ये 6 बार चला जाएगा। इसके बाद आप देखिए ये आपस में बन जाते हैं सह अभाज्य। अगर HCF निकालना है तो ये दोनों आपस में को प्राइम बन गए, कोई एक पेयर को प्राइम बन गया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये HCF है। अब ये अगर HCF है तो कमरों की संख्या कितनी है, आप यहीं से क्लियर हो गया। 6 4 10 3 13 कमरे होंगे। और अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि अनुभाग A में 24 या 72 3 कमरे होंगे, अनुभाग A2 में
24 चौको 96, 4 कमरे होंगे और अनुभाग इसमें 6 24 छक्का 144, 6 4 10 3 13 कमरे होंगे। अच्छा, यहाँ पे कोई अगर गलती करेगा तो ऑप्शन सी 24 दिया है, हो सकता है वो HCF निकाले और HCF ही उठाकर टिक कर दे। तो आपको HCF नहीं टिक करना है, आपको रूम की संख्या टिक करनी है। तो एक कमरे में 24 बच्चे बैठेंगे और टोटल रूम कितने होंगे, अनुभाग ए से 3 रूम बनेंगे, अनुभाग A2 से जो है आपके 4 रूम बनेंगे और अनुभाग B1 से आपके 6 रूम बनेंगे। 6 4 10 3 13 रूम बनेंगे। तो इसका सही आंसर ये होगा। आप देखिए, देखने के लिए बड़ा सा सवाल लिखा था जबकि इसमें कहीं कुछ नहीं था। तो इसी तरह से मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। आइए अगले सवाल पर। ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं और ये तीनों पेपर के हैं। जो पहला मैंने बताया था वो और ये दोनों 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के हैं और ये दोनों 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के हैं। तो 2-2 सवाल दोनों में पूछे गए। इससे आप इम्पोर्टेंसी इस चैप्टर की समझ सकते हैं। आप चैप्टर वाइज चलिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे यहाँ से 2 सवाल क्लियर हो गए, यहाँ से 2 क्लियर हो गए, यहाँ से। तो इस तरह से कलेक्शन आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इसमें पहला ये देखिए 2 नंबर उदाहरण, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दशमलव वाली संख्याओं का लासा मासा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालना है किसका, 0.9 लिखा हुआ है और फिर 0.48 लिखा हुआ है और फिर 0.525। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद अंक कहाँ पे हैं। तो इनको देखने के बाद मिला जवाब कि यहाँ पे है, जो कि 3 हैं। यदि 3 हैं तो इन्हें 1000 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 1 0 लगा लीजिए, यहाँ पे 2 0 लगा लीजिए। अब इनमें सम में बराबर हो गए, आपके दशमलव हट जाएंगे तो ये 900 हो जाएगा, ये आपका 480 हो जाएगा और ये 525 हो जाएगा। अब इनका इजी वे में हम HCF निकालेंगे। जो इनका HCF होगा उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। आप देखिए, इनमें आपको सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है। तो ये आपकी कैपेसिटी होती है देखने की कि कितना आप देख पाते हैं, और अगर टेबल याद है तो आप इजी वे में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ देखेंगे। सपोज आपको नहीं दिख रहा है, ये 1000 में हटा देता, ऊपर कर देता हूँ। इसमें हमें 5 तो दिख रहा है ना, क्योंकि 0 हो या 5 हो लास्ट में 500 तो विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 5 दिख रहा है तो 5 से इसको काटेंगे, 18 पंचे 90 होता है तो यहाँ 180 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो गया और 3 5 छक्का 30 हो गया। और इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 और 5 5 25 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें तो 5 कॉमन है नहीं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, अगर यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है तो फिर किससे ये कटेगी, ये 2 से नहीं कटेगी, ये 5 से नहीं कटेगी। तो 2 और 5 से नहीं कटेंगी तो क्या 3 से ये दोनों कट सकती हैं। अंकों का योग देखिए 3 से कट रहा है, इनका भी ये निश्चित रूप से 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से काटेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये 35 हो जाएगा। अब इसमें 5 और 7 है, इसके साथ ही ये बन गया को प्राइम बन गया। तो HCF हो गया 5 तिहाई 15। जब 15 HCF आ गया तो ये 15 HCF है किसका, तो जवाब मिला ये तो इन संख्याओं का है। ये 15 HCF किसका है, 900 480 525 का। लेकिन आपकी संख्याएं तो ये है। आप यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या किए थे, 1000 से मल्टीप्लाई किए थे, तो वापस जाने के लिए 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15/1000। अब ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे, क्या आंसर फ्रैक्शन में है या दशमलव में है। अगर फ्रैक्शन में है तो नो प्रॉब्लम, 5 से कट जाएगा ये, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3/200 हो गया। और बाई द वे ये दशमलव में होता तो क्या आपका जवाब होता 0.015, ये आपका आंसर होता। अगर दशमलव में तो दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि ज़्यादातर आंसर इस तरह से आता है, यहाँ पे ऐसे दे दिया है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दशमलव में होता तो 0.015 होता, और अगर फ्रैक्शन में है तो 3/200 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/200। अगला सवाल देखिए, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पीछे के वीडियो में, इसीलिए कहता हूँ कि क्रम में देखिए तो आपको जरा सा भी कहीं
दिक्कत नहीं आने वाली है। 3 घंटियाँ हैं जो कि क्रमशः 30 सेकेंड, 45 सेकेंड एंड 60 सेकेंड्स के अंतराल पर नियमित रूप से बजती हैं। अगर ये 1 बजे एक साथ बजी हों तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे एक साथ बजेंगे। अब जब भी घंटियां बजने की बात आए या बत्तियां जलने की बात आए, आप तुरंत एलसीएम निकाला करो। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम चाहिए। 30, 45 एंड 60 का एलसीएम निकालना है। अब आप तुरंत प्रैक्टिस में लाइए कि जब 60 मौजूद है तो 30 की ज़रूरत नहीं है, यानी जो 45 और 60 का एलसीएम होगा वही 30, 45 और 60 का एलसीएम माना जाएगा। तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे? ओनली 45 एंड 60 का। सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? 15, और ये टेबल याद होगा तभी आप देख पाएंगे। तो 15 तियां 45 हो गया, 15 चौको 60 हो गया, दोनों को प्राइम, ये पेन घुमाइए, एलसीएम हो गया कितना? 3 गुणे 4 गुणे 15, तो ये हो गया 15 चौको 60 और 6 त्रिक 18, कितना आ गया? 180। अब 180 सेकंड के अंतराल पर वो फिर से बजेंगे। अब यहाँ टाइम मिनट में अगर लिखा हुआ है तो 180 सेकंड को अगर मिनट में आप कन्वर्ट करोगे तो बटा 60 करना पड़ेगा आफ्टर 3 मिनट, यानी 3 मिनट के बाद वो पुनः बज जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम कितने बजे बजी थी? दोपहर के 1 बजे। तो जाहिर सी बात है दोपहर के 1 बज कर के 3 मिनट पे वो फिर से बज उठेंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोपहर का 1 बजकर 3 मिनट। ये आपका आंसर सही है। तो जब भी इस तरह के सवाल आए कि घंटियाँ बज रही हैं मंदिर में या कहीं पे और, या ट्रैफिक की बत्तियां जल रही, तो आप समझ लो कि एलसीएम निकालना है। अच्छा, जितना ज़रूरत हो उतना एलसीएम निकालिए। टेबल याद होगा तो बड़े से बड़ा कॉमन ले पाएंगे, 2 से काटना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि अगर जब हम विधि से एलसीएम निकालते हैं तो निश्चित रूप से वो टाइम टेकर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, ये दोनों सवाल 12 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के हैं, आप इनको टैली करिएगा उससे। अगले सवाल में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो 52, 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर दे। इस लैंग्वेज का मतलब क्या है? ठीक ठीक विभाजित कर दे मतलब रिमाइंडर ना बचे, शेष ना बचे। ठीक ठीक विभाजित का मतलब है कि शेष ना बचे या दशमलव या फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, मतलब उसका जो भागफल है वो पूर्णांक में आ जाए। तो कौन सी संख्या है? 52, 65 और 143। बड़ी से बड़ी वो संख्या कौन सी है? कहाँ? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनको पूरी तरह से विभाजित कर दे? तो सबसे पहली चीज़ है HCF निकालना है। अब HCF निकालना है, लेकिन क्यों? हमें केवल आंसर चाहिए, हमें ये नहीं कि बिल्कुल लीक पर चलना है कि नहीं हम HCF जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आंसर नहीं देखेंगे। भाई एक नज़र ऑप्शन पे डाला, हम इसको ले लेते हैं, मान लीजिए 11 को, तो 11 से 52 क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो 11 तो कभी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आप देखिए 15 से क्या 52 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या 3 से 52 कटेगा? कभी नहीं कटेगा। ये आंसर उठाकर टिक कर दो। इसका सही आंसर 13 है। 13 चौको 52, 13 बचे 65, 13 एकन्नम 13, 13 एकन्नम 13, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है, जो कि इन संख्याओं का HCF है। अब अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो किसी विधि से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना टेबल मेंटेन रखिए और देखिए कितनी इजी वे में निकाल सकते। इसमें से हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमने अपनी कैपेसिटी के अनुसार सबसे बड़ा कॉमन इनमें 13 देखा, और 13 चौको 52, 13 बचे 65 और 13 एकन्नम 13, सारे के सारे को प्राइम बन गए, यानी इनका जो HCF है वो 13 होगा। और यही सबसे बड़ी संख्या है जिससे इसे विभाजित किया जाएगा तो ठीक ठीक विभाजित हो जाएगा, यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, 5 और 6 नंबर, और ये दोनों 12 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के हैं। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और खुद डिसीजन लीजिए। अगर पहले वीडियो से आपने ध्यान से देखा होगा, कंसंट्रेट किया होगा, तो आप इसे बता सकते हैं सवाल सही है या गलत है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें आता है, मान लीजिए HCF LCM का ये साधारण सा सवाल लिखा हुआ है 5 नंबर, और आपको आता है, अच्छा आंसर टैली नहीं कर रहा है,
तो क्या करेंगे आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको आता है। तो गलत और सही का डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सवाल पूरी तरह से 100% गलत है। इस सवाल का कोई मतलब नहीं है, इसमें दिए गए ऑप्शन भी गलत हैं। इस सवाल के एक पक्ष को एग्जामिनर ने देखकर जस्टिफाई कर दिया, जबकि इसका दूसरा पक्ष देखा ही नहीं। अच्छा, जिस पक्ष को लेकर के उसने क्लियर किया है वो पक्ष मैं बता देता हूं, और जिस पक्ष को उसने नहीं देखा ये भी बता देता हूं। सबसे पहला पक्ष जिसको लेकर के उसने क्वेश्चन बनाया और आंसर दे दिए, और इसमें सही विकल्प भी है। देखिए कैसे, आपका ये पढ़ रखा है आपने कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ये चीज़ क्लियर है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे कहा गया कि दो संख्याओं का महत्तम सर्वभाजक 4 है, यानी मासा 4 है और लासा उनका 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 है तो अन्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे पहली संख्या 25 है, चलिए, और सेकेंड नंबर क्या है आपका ज्ञात करना है। एलसीएम 150 है और एचसीएफ इसका इन्होंने 4 दे रखा है। बिल्कुल आ जाएगा आंसर। ये सेकंड नंबर को फाइंड आउट करना था। 150 गुणे 4 और बटा 25 कर दीजिए। 25 छक्का 150 और 6 चौको 24। अब ये आ गया आपका सेकंड नंबर। अच्छा, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि सेकंड नंबर है और ऑप्शन भी दिया है। लेकिन अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो इस चीज़ से सहमत नहीं होंगे, ये सवाल 100% गलत है। क्यों? सबसे पहली चीज़ आप कह रहे हो कि एक संख्या 25 है और दूसरी 24 है, ये दोनों संख्याएं कैसी हैं? ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका एलसीएम इनका गुणनफल होगा यानी 600। इनका एलसीएम 600 होगा और इनका जो एचसीएफ है वो 4 नहीं होगा। 4 कहाँ इसमें 25 में कॉमन है। इनका एचसीएफ जो होगा ये एलसीएम हो गया और जो इनका एचसीएफ होगा वो 1 होगा। यानी दोनों बातें गलत हैं। ना तो इनका एचसीएफ 4 होगा और ना तो इनका एलसीएम 125 होगा। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। लेकिन एक पक्ष देखकर कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा मासा के गुणनफल के इक्वल होता है, ये बस बराबर कर दिया गया है सतही तौर पे। इसको अगर गंभीरता से देखेंगे तो सवाल बिल्कुल गलत है। खुद डिसीजन लीजिएगा और बताइएगा कि 24 और 25 यानी दोनों संख्याएं हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। फर्स्ट मालूम था, सेकंड आपने निकाला है, ऑप्शन में भी है। तो इनका एलसीएम क्या होगा आप बताइए? 150 होगा। अगर 150 नहीं होगा तो सही क्या है? 600 है। और एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। इसलिए ये सवाल पूरी तरह से गलत है और इस तरह के सवालों में आपत्ति लोग दर्ज करते हैं, इसको हटा करके वैल्यूएशन की जाती है। तो ये समझ होनी चाहिए आपको। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो नंबर 1 से एलसीएम एचसीएफ के देखेंगे तो कतई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर जंप कर करके देखेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है। दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 25 है और उनका लघुत्तम समपवर्तक अन्य दो संख्याओं के दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समपवर्त के अन्य दो गुणक का मतलब मल्टीपल 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो पहले ये चीज़ आप समझिएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक संख्या 39 है और एक संख्या जो है 52 है, ठीक है। तो इसका हमने आपसे कहा कि आप बताइए हमें कि इनका जो है एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसमें बड़े से बड़ा कॉमन देखिए। तो आपको तो बड़ा से बड़ा कॉमन जो दिख रहा है वो 13 दिख रहा है। तो 13 तियां 39 और 13 चौको 52। तो ये 13 क्या हो गया? 13 तो एचसीएफ है इनका ना। 13 क्या है? 13 एचसीएफ है। अब ये क्या है? को प्राइम है। बाय द वे आपसे कोई कहता है कि बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के ये दो अन्य गुणक हैं, आप देखिए उनके लघुत्तम समपवर्त के अन्य दो गुणक, क्योंकि मासा लासा में कॉमन होता है। अगर हमें लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, ये पेन घुमाया, 3 गुणे 4 गुणे 13 यानी 13 चौको 52 और 52 गुणे
3, 156 इनका एलसीएम होगा। और एलसीएम के दो गुणक कौन से हुए, ये और एचसीएफ तो होता ही होता है। तो ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा कि दो संख्याओं का महत्तम समपवर्तक 25 है और उनके लघुत्तम समपवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, तो अगर बड़ी पूछेंगे तो 17 में मासा का गुणा कर दोगे, और अगर छोटी पूछेंगे तो 14 में कर दोगे। तो यहाँ पे जो है आपकी जो बड़ी संख्या होगी और जो छोटी संख्या होगी वो क्रमशः ये होंगी। 17 गुणे 25 ये हो जाएगा 425, ये बड़ी संख्या है, और ये 350 हो जाएगी, ये दूसरी छोटी संख्या है। यही दोनों संख्याएं हैं, 350 और 425। बड़ी संख्या पूछा था तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो एचसीएफ होता है वह संख्याओं में कॉमन होता है और उनके किसी भी स्ट्रक्चर में कॉमन होता है। अगर ये बात आपको पता है तो हो सकता है कि आपको सवाल ही हल न करना पड़े, देख के आप टिक कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट ये दो सवाल और आपके सामने, 7 नंबर और 8 नंबर, 13 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के, 13 दिसंबर के। ये सवाल आपके सामने लिखा, और ऐसा एक क्वेश्चन पीछे मैं बता चुका हूँ, आप उसको देखिएगा। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि लंबाई चौड़ाई दी है, तो कमरा जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, आयताकार, ऐसा है ना, ऐसा कमरा है, एज ए रेक्टेंगल, आयताकार। तो ये 13 मीटर है इसकी लंबाई, और चौड़ाई क्या है, 7.5 मीटर है। ये हो गया, ऐसा कमरा है। तो इसकी फर्श पर एक समान माप के चौकोर टाइल्स, चौकोर का मतलब होता है वर्गाकार, एक समान माप की सभी टाइल्स एक जैसी होंगी, और चौकोर टाइल्स, ये लैंग्वेज लिखी हुई है। तो चौकोर का मतलब एज स्क्वायर यानी वर्गाकार टाइल्स, न्यूनतम संख्या में, यानी टाइल्स की संख्या न्यूनतम होगी तो मेजरमेंट बड़े से बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ टाइल्स कम रखनी है तो टाइल तो बड़ी से बड़ी लगाइए, और बड़ी से बड़ी का मतलब है कि जो कमरे की बिमा है यानी लंबाई और चौड़ाई उनके एचसीएफ में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि या तो टाइल्स की कटिंग होगी और या उसमें असमान संख्या में लगेंगी। तो यहाँ पे क्या है, चौकोर, देखिए क्वेश्चन के पॉइंट को समझिए, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि जब उसका क्षेत्र बदल जाता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और बाय द वे किसी दूसरे स्टेट का रहने वाला एग्जामिनर अगर पेपर सेट करता है तो उसकी लैंग्वेज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो अगर मैं लिख रहा होता या आप लिख रहे होते तो कहते वर्गाकार टाइल्स लगी है, उसने चौकोर शब्द का प्रयोग किया है, तो इस चीज़ को समझना चाहिए। अच्छा, चौकोर टाइल्स लगनी है तो एज ए स्क्वायर लगनी है, न्यूनतम संख्या में लगनी है, इसका मतलब बड़ी से बड़ी टाइल्स लगनी है, और बड़ी से बड़ी लगनी है इसका मतलब इनका एचसीएफ चाहिए। तो इन्हें सबसे पहले हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। 1 मीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेजरमेंट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो लंबाई 1300 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई 750 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इनका एचसीएफ आप निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि भी अच्छी है, और अगर अंदाजा से निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अंदाजे से हम कैसे निकालते हैं, इसको को प्राइम फैक्टर पे पहुंचा देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि 25 भी कॉमन है, मैं सीधा 10 ले लेता हूं, चीज़ें थोड़ी सी आसान लगेंगी। चलिए 10 कॉमन ले लिया। अगर 10 कॉमन ले लिया तो इधर 130 हो गया और इधर 75 बच गया। अब इसमें दो तो कॉमन है नहीं, देखिए ये तो आपका जो है हाँ, यहाँ पे 2 कॉमन है नहीं, यहाँ पे आपका जो है 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं, तो इसका मतलब 5 दोनों में है। तो हमने 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, 5 ले लिया, तो ये 25 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, और सॉरी यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 कॉमन लेंगे तो 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 26, है ना, 26 हो गया। तो 26 और 15 को प्राइम हो गए, को प्राइम हो गए, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 50 आ गया। एचसीएफ 50 आ गया, यानी 50 सेंटीमीटर बिमा है उसकी टाइल्स की।
जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी बीमा क्या है 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर बराबर अगर इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से फिर डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, यानी आधे मीटर बीमा की टाइल्स आपकी है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये मेजरमेंट आपकी टाइल्स का है, 0.5 मीटर की टाइल्स है, 50 सेंटीमीटर्स की। इस तरह से भी कर सकते थे, और एक तरीका और था इसमें कि बड़े से बड़ा वो आप निकाल सकते थे। देखिए मैं एक तरीका छोटा सा और बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये 13 मीटर था और ये 7.5 था, तो इसमें दशमलव हटाने के लिए हम 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 75। इनका HCF देख लीजिए, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 5 इधर लेता हूँ तो ये 26, ये 15 हो जाएगा, तो HCF 5 हो गया। अब HCF 5 हो गया तो इसे इनका HCF ये है 130 75 का, हमें तो इसका चाहिए, तो 10 से गुणा किया था तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.5 मीटर ये फिर से आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर ये पूछ ले कि नंबर ऑफ टाइल्स क्या है, हालांकि यहाँ नहीं पूछा है, अगर ये पूछ लेता कि लगने वाली टाइल्स की संख्या क्या होगी, तो नो प्रॉब्लम, हम आपको टाइल्स की संख्या दिखा रहे हैं। आप इधर देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि टाइल्स की संख्या क्या होगी। तो जो टाइल्स की संख्या होती है वो बराबर होती है कमरे का क्षेत्रफल, है ना, कमरे का क्षेत्रफल और बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है नंबर ऑफ टाइल्स, एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरा हमारा एज ए रेक्टेंगल है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी 1300 सेंटीमीटर और 750 सेंटीमीटर। अच्छा, टाइल्स हमारी एज ए स्क्वायर है 50 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगी 50 गुणे 50। अब इसको 0 से 0 काट देंगे, 5 से काट देंगे इसको, 15 हो जाएगा, और 0 से 0 काट देंगे, इधर 26 हो जाएगा। 26 गुणे 15, 15 छक्का 90 और 15 दूनी 30, 390 टाइल्स लगेंगी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक बार गुणा फिर से कर लो, 15 छक्का 90 के 0 कैरी 9, 15, हाँ बिल्कुल सही है, 390 टाइल्स लगेंगी। ये न्यूनतम संख्या है जब मैक्सिमम आकार की टाइल्स लगेगी। और टाइल्स की बीमा क्या होगी 0.5 मीटर, अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 50 सेंटीमीटर होगी। आपका सही आंसर ये होगा। अच्छा, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, अगले सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है, देख करके आंसर दे सकते हैं। आप देखिए, दो संख्याओं का जो HCF है वो 77 है, बहुत बड़ा HCF है, और संख्याओं का योग क्या है 154 है। ऐसी कितनी जोड़ियां संभव होंगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है 77 एक संख्या है, 77 दूसरी है, और 77 में 77 कॉमन है। अब यहाँ पे इनका योग 154 है, यानी मात्र एक जोड़ी संभव है। अब ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि HCF 77 और 77 दूना 154 होता है। दोनों संख्याएं इक्वल हैं, इनका जो मासा है वो 77 होगा। अब ये करेंगे कैसे, आप ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे सपोज एक संख्या 77x है और दूसरी 77y है, तो इन दोनों का योग ही तो 154 है। मासा संख्याओं में कॉमन होता है, तो एक 77x हो गई, दूसरी 77y बराबर 152। 77 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बच जाएगा, ये बराबर 152 के है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 152/77 यानी 2। अब x प्लस वाई बराबर 2 है, इसके सहभाज्य जब अगर बनाएंगे तो 1 1 बनेंगे, और फिर मासा से गुणा कर देंगे तो 77 77, यही दोनों संख्याएं हैं। इनका HCF भी 77 है, इनका योग 154 है, यानी कितने पेयर बनेंगे, ओनली 1 पेयर बनेगा। ये आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 व 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 हो। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 आए। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जब ग्रुप ऑफ नंबर दिया हो तो उसका LCM ले लेते हैं, यानी 5, 6, 7, 8 इनका हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इनका LCM, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, बाकी कहीं तो कॉमन है नहीं, तो 7 और 5 को तो बाहर ही कर दीजिए, 35 हो गया।
अब 6 और 8 में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 तिहाई 12 दूनी 24, यानी 35 गुणे 24। इसका जो एलसीएम होगा वो 35 गुणे 24 होगा। अब 24 पंचे 120 का शून्य हो गया, कैरी 12 हुआ, 24 तिया 72 और 12 84, 840 एलसीएम हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा नियम पे चलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 5 सते 35 हो गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 35 दूना 70 हो गया और ये 3 बच गया और 4 12 सते 84 हो गया। 840 इसका सिंपल वे में एलसीएम आप निकाल लिए। बहुत ध्यान से देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। 7 पचा 35 बाहर, इन दोनों में 2 कॉमन है, ये हो गया 70, 70 हो गया, ऊपर 12, 12 सते 84। अब आप देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 आए। तो पहली संख्या तो ये है 840 प्लस 3, 843, ये पहली संख्या है। अगली संख्या इसके लासा के मल्टीपल में होगी, यानी अगली संख्या जो होगी वो 1680 प्लस 3 होगी, यानी 1683 होगी अगली संख्या। अब ये तो 4 अंक की बन गई, ये तो 4 अंक की बन गई और आपकी कंडीशन क्या है? 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? तो ओनली 1 नंबर होगा और वो भी पर्टिकुलर 843 है, यानी एक संख्या मात्र 3 अंक की है जो 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 रिमाइंडर ड्रॉप कर देगी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ओनली 1 नंबर है, एक संख्या है। अगर आप इसको गुण मल्टीपल करेंगे तो ये 4 अंक की बन जाएगी, जो कि गलत आंसर आपका होगा। अगला सवाल देखिए 10 नंबर, ये आपको बहुत ही इजी वे में आ जाएगा और इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहीं बता देता हूँ। आपको 1/4, 1/5, 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब हो गया इन तीनों का एलसीएम और इसका एचसीएफ। तो ऊपर का हो गया 5 और नीचे का हो गया 1, यानी एलसीएम निकालना है तो अंशों का लासा और हरों का मासा। हर आपके को प्राइम है, मासा 1 हो गया और इनका लासा 5 हो गया, यानी वह छोटी सी छोटी 5 है जो इन सब से विभाजित हो जाएगी। तो 5/1 का मतलब आंसर आपका 5 हो गया, बी ऑप्शन। शुरू से अगर आप वीडियो देखेंगे तो इनको उठा करके टिक कर देंगे, आपको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर और 12 नंबर, इसमें ये आपका यूपीएसआई का पेपर का है और ये मैंने अपने आप से दे दिया है। एक्चुअली इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कभी कभी ना चाहते हुए भी मेरा आंसर गलत हो जाता है, वो भी पूछने की लैंग्वेज की वजह से। अगर पूछने की लैंग्वेज हम नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। 6 घंटियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया और वे क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट में घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो इसका मतलब है कि इसे हमें नहीं ऐड करना है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद अगला जो 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा उसमें कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। कौन कौन सी संख्या है? 4 है, 8 है, 10 है, 12 है और उसके बाद 18 है और 20 सेकंड, इतनी अंतराल पे बसती। तो इनका एलसीएम हम ना निकाल करके किसका निकालेंगे? अब आपकी आदत पड़ गई होगी, देखिए 8 और यहाँ पे 12, 18 और 20, इनका एलसीएम निकालेंगे। और क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि 8 ये में 4 कॉमन है और 20 में 10 कॉमन है, तो जिसको 20 या 8 काट देगा उसको 4 और 10 काट देंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? अब होता क्या है कि एलसीएम को हम सबसे इजी वे में लेकर के चलते हैं। आप देखिए, अगर छोटी सी बात हम आपसे करें कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 और 12 का। 8, 12 और 20 हम ले लेते हैं, तीनों को ले लेते हैं, 18 को छोड़ देते हैं। 8, 12 और 20, तो 8, 12, 20 में सबसे बड़ा कॉमन आपको क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 4 पंचे 20। क्या ये को प्राइम बन गए? आपका जवाब आया हाँ, को प्राइम बन गए। मतलब जो समस्या पैदा करता है, जो विस्तृत चीज़ों को करता है, उसको थोड़ा रोक के रखिए। 5 तेई 15 दूनी 30 चौको 120। अब 120 इनका एलसीएम आ गया इन संख्याओं का, 8, 12 और 20 का। अब बचता कौन सा है? 18 बचता है। 18 बचता है।
आप ध्यान से देखिए, जो 120 है वो किसका गुणनफल है? ये 2 का है, 3 का है, 5 का है और 4 का है। अच्छा, 18 क्या होता है? 18 2 गुणे 3 होता है, तो 2 तो है हमारे पास, 3 तो है। एक्स्ट्रा इसमें क्या है? एक्स्ट्रा इसमें केवल एक 3 है, और एक 3 अगर उसमें से हम ले लें तो सीधा सा हो गया 12 तिहाई 36, 360 एलसीएम हो जाएगा इन संख्याओं का। देखिए ध्यान से, 2 हमारे पास है, 3 है, 5 है, 4 है और इनका गुणनफल 120 है जो कि इनका एलसीएम है। अब 18 जो है वो क्या होता है? यहाँ पे देखिए, 18 बराबर होता है 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इतना तो मेरे पास था ही, इतना तो था ही, एक्स्ट्रा एक 3 आप है आपके पास, तो 3 से हमने गुणा कर दिया, 360 एलसीएम हो गया। इस तकनीकी को धीरे धीरे डेवलप करिए तो कम से कम आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि निकालने का मतलब टाइम बर्बाद करना है। और यही तकनीकी जिसको मालूम रहती है वो देख को कहता है अरे अच्छा इसका एलसीएम ये है, मतलब वो निकालता नहीं, सीधा बोल देता है। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। अब 360 एलसीएम आ गया। 360 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 360 बटा 60 कर देंगे तो 0 0 कट गया, ये 6 मिनट हो गया। 6 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब इसमें 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 30 बटा 6 कर देंगे, इसका आंसर आएगा 5 बार एक साथ बजेंगी। मतलब फर्स्ट टाइम एक साथ बजने के बाद कि 30 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो आपका जवाब होगा 5 बार एक साथ बजेंगी। अच्छा, यहीं पे इस सवाल को देख लीजिए और उसके बाद 2-3 सवाल और इसी सवालों से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, बिना नया सवाल लिखे। इसी में मैं चेंज करके आपको बताता हूँ। तो कितनी बार बजेगा? 5 बार बजेगा। अब अगला सवाल देख लीजिए, जो कि आपके पेपर का नहीं है, वो दूसरे किसी पेपर का है। इसको मैंने अलग से दिया है। इसमें क्या है कि 4 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं और क्रम से 5, 6, 8, 12 सेकंड के अंतर पे बजती हैं। प्रारंभ से वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो एलसीएम तो निकालना ही निकालना है। 5, 6, 8 व 12। एलसीएम किसका लोगे? 6 को ड्रॉप कर दोगे। 6 को जब ड्रॉप कर दोगे तो किसका लोगे? 5, 8 और 12। अब देखिए स्पीड आप लेने की, क्योंकि 12 में 6 कॉमन है तो छोड़ दिया। इनका एलसीएम लेना। क्या ये दोनों कोप्राइम हैं? बिल्कुल कोप्राइम है। इसका कोई भी फैक्टर इसमें नहीं है, इसका कोई भी इसमें नहीं है। तो 12 पंचे 60 हो गया। 60 हो गया, क्लियर हो गया। अब इनका एलसीएम 60 हो गया। 60 में ये क्या है? ये 8 है, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार होता है। अब इसमें 4 है, 15 चौको 60 होता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 15 चौको 60 होता है, यानी 4 इसमें तो है ही है, केवल 2 नहीं है, 2 से इसे गुणा कर दीजिए। 120 हो गया एलसीएम। ये फास्ट आप बता सकते हैं। कोप्राइम को गुणा कर दिया, 12 पंचे 60, 60 में 4 होता है, केवल 2 नहीं है, और ये 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है, तो 4 तो हमें वहाँ से मिल गया और 2 हमने इसको दे दिया, यहाँ से 120 हो गया। अब 120 सेकंड का मतलब है कितने मिनट? 60 से डिवाइड कर दो, 2 मिनट आ गया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? अगर 5, 6, 8 और 12 सेकंड के अंतर पर बजती है तो प्रारंभ से वो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो 1 घंटे का मतलब हो गया है यहाँ पर 60 मिनट है, और प्रारंभ से लेकर के चलना है तो 60/2 + 1, ये 31 था आपका, तो 60/2 और +1, यानी वो 31 बार एक साथ बजेंगी। 31 टाइम्स, ये ऑप्शन में हमने 11 लिख दिया था, ये 31 बार है। तो इस तरह से आप इजी वे में आंसर कर सकते हैं और कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 31 टाइम एक साथ बजेंगी। देखिए क्या लिखा, प्रारंभ से वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो 60 मिनट टाइम हो गया 1 घंटे का मतलब, और 2 मिनट के डिफरेंस पे वो बज रही हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 30 + 1 यानी 31 टाइम्स वो बजेंगे। अच्छा, अब देखिए ज़रा कुछ क्वेश्चनों के आंसर, इनको हम छोड़ते हैं और इनको छोड़ने के बाद कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं कि कैसे देने होते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है, आपने इसका एलसीएम क्या निकाला था? इस वाले का जो एलसीएम आपने निकाला था वो 360 सेकेंड्स निकाला था, 360, और 360 को जब 60 से डिवाइड किया था तो 6 मिनट आ गया था।
ठीक है। अब अगर देखिए ये क्वेश्चन होता कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, ये 6 घंटियाँ क्रमशः, ध्यान से सुनिएगा, 6 घंटियाँ क्रमशः एक साथ बजना, ये ड्रॉप कर देते हैं, एक साथ बजना शुरू होती हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं। 6 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। यदि वे 10 बजे एक साथ बजी हों, 10 बजे एक साथ बजी हों, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी? ध्यान से सवाल सुनिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा। 6 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 18 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बजी हों, तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे? तो सबका एलसीएम निकाला, 360, 60 से डिवाइड किया 6 मिनट बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा 10:06 पर वे पुनः एक साथ बजेंगी। एक तो क्वेरी ये हो गई आपकी। दूसरी क्वेरी आप इसी में देखिएगा। अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि 6 घंटियाँ क्रमशः 4, 8, 10, 12, 18, 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे 9 बजे से, ध्यान से सुनिएगा, 9 बजे से 9:30 बजे तक में, 9 बजे से 9:30 बजे तक में कितनी बार एक साथ बजेंगे? तो कितनी बार एक साथ बचेंगी, यहाँ पे दोनों समयों के अंतर को इससे डिवाइड करके एक जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 9 बजे से यानी 9 को लेकर के बात की जा रही है, तो 9 भी जुड़ा है और 9:30 भी जुड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर 30 मिनट्स है, तो 30/6 हो गया और +1 हो गया। ये 6 पंचे 30, 5 + 1 यानी 6 बार बजेंगे। तो अगर से टाइम हो तक, से तक अगर टाइम ड्यूरेशन हो, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। और बाय द वे इस तरह का क्वेश्चन हो जाए कि 6 घंटियाँ क्रमशः इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, ध्यान से सुनिएगा और सब लिख लीजिएगा। 6 घंटियाँ क्रमशः 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10, 12, 18, 20 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो सीधा आपको इससे डिवाइड करना है, 6 पंचे 30, 5 बार एक साथ बजेंगी। जबकि ये बात नहीं की जा रही कि एक साथ बजना शुरू हुई हैं, एक साथ बजना शुरू की गई हैं, ये नहीं कहा जा रहा है। केवल ये कहा जा रहा है कि 6 घंटियाँ हैं जो इतनी 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 देर पर अंतराल पर एक साथ बजती हैं। आप बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो सीधा डिवाइड करना है। लेकिन बजना शुरू करती हैं एक साथ अब 30 मिनट में, तो क्या होगा कि उसमें 1 प्लस करेंगे, और कहीं से कहीं तक टाइम दिया होगा तब भी प्लस करेंगे, और जब टाइम दिया होगा तो अगला टाइम जोड़कर बताएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन ना चाहते हुए भी गलत हो सकता। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 13 नंबर और 14 नंबर, ये दोनों 13 दिसंबर के 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, एक साथ दिए हुए हैं, आप मिलाइएगा। 600 ग्राम, 420 ग्राम तथा 780 ग्राम वजन के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाते हैं, तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांटा जा सके? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टुकड़े कितने होंगे, और दूसरी चीज़, जब एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दे रहे हैं तो टुकड़ों की संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे। आपके जो बार्स हैं टोटल वो 600 ग्राम का है, 420 ग्राम का है और 780 ग्राम का है। इनको एक समान वजन के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, यानी इनका HCF हमें निकालना है। अब इनका HCF आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ हम कोई विधि नहीं लगाते हैं, ना भाग विधि ना गुणनखंड विधि, दोनों जो है टाइम टेकर है। इसमें सबसे बड़ा अगर आप कुछ ले पा रहे हैं, कॉमन ले पा रहे हैं, तो लीजिए आप। देखिए जैसे 60 है, सीधा हम 60 ले लेते हैं, क्योंकि 60 धम्मा 6 सते 42, और यहाँ भी दिख रहा है आपको 180, 600 से ज़्यादा है, 6 त्रिक 18 होता है। तो यही तकनीकी आप एग्ज़ाम में अपनाइए। ये 10 हो गया और ये आपका 7 हो गया। अब ये को प्राइम दोनों बन गए, वहाँ क्या होता है इससे मतलब नहीं है, जबकि 13 × 78 होता है, आप देख सकते हैं। तो ये को प्राइम सारे बन गए। HCF कितना आ गया? 60 आ गया HCF, यानी 60 ग्राम का एक टुकड़ा होगा, 60 ग्राम का एक टुकड़ा होगा।
अब यहाँ पे जो कुल टुकड़ों की संख्या, एक टुकड़ा 60 ग्राम का होगा, कुल टुकड़ों की संख्या होगी, तो इनको आप सीधा जोड़ लीजिए, यही टुकड़ों की संख्या होंगी, क्योंकि ये को प्राइम है। जो 600 ग्राम वाला है, 60 ग्राम का एक टुकड़ा होगा तो 10 टुकड़े वहाँ से बनेंगे, और जो 420 ग्राम वाला है, अगर 60 ग्राम का एक टुकड़ा है तो 7 टुकड़े बनेंगे, और 780 ग्राम वाले में 60 ग्राम के 13 टुकड़े बनेंगे। तो टोटल जो चॉकलेट के टुकड़े हो गए वो मिला करके 7 13 ये 20 हो गया, और 30 टुकड़े हो गए। एक आदमी को आप कितने टुकड़े दे रहे हैं? 2 टुकड़े दे रहे हैं, यानी कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 15 व्यक्तियों में ये बांटा जा सकता है। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। HCF निकालने के लिए ना भाग विधि अपनाइए और ना गुणनखंड विधि अपनाइए, आप सीधा टेबल याद करिए और बड़े से बड़ा कॉमन लेने की ज़रूरत देखिए, और फिर जैसे ही को प्राइम बनेगा, कोई एक पेयर को प्राइम दिख जाए, आप तुरंत बता दो कि साहब ये HCF है, बात खत्म हो गई। अच्छा, अगला सवाल भी आपका HCF से ही संबंधित है और सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई क्या होगी? मुमकिन का मतलब पॉसिबल लंबाई क्या होगी? जो 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाइयों को ठीक ठीक माप दे। ठीक ठीक का मतलब होता है कि शेष कुछ भी ना बचे। तो 12 मीटर का मतलब होता है 1200 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 मीटर 20 सेंटीमीटर का मतलब 820 सेंटीमीटर, और उसके बाद हो गया आपका 4 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 420 सेंटीमीटर, ये हो गए। इनका HCF निकालना है। अब इसमें सबसे बड़ा आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ा कॉमन आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? क्या ये 40 से कटेगा? नहीं कटेगा, 0 कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, 20 से ये कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा। आप 20 इसमें कॉमन ले लो, और 20 से इधर देखोगे तो ये 21 बन जाएगा। 0 और 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, इधर 0 कट गया, और 2 चौको 8 और ये 41 बन गया। 41 और 21 क्या हैं? आपस में सहभाज्य हैं। सहभाज्य देखते ही यहाँ आप कुछ कटे या ना कटे हमें मतलब नहीं है, ये 60 बार कट जाएगा। तो देखिए, ये दोनों जोड़े आपस में को प्राइम बन गए, सहभाज्य बन गए। HCF क्या हो गया? 20 आ गया, यानी 20 सेंटीमीटर की मैक्सिमम आकार की स्केल होगी जो इन मेजरमेंट को पूरी तरह से माप देगी, और रिमाइंडर कहीं कुछ नहीं बचेगा। तो HCF निकालने का यही विधि आप देखिए और धीरे धीरे चीज़ों को सीखिए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। जब ये सीख जाएंगे तो कितनी भी नई क्वेरी हो, कितनी भी मौलिक क्वेरी हो, आप उसका जवाब दे लेंगे, चाहे जितना डाइवर्जन हो एक्सेप्ट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लिखे हुए 15, 16, 17, और आज के इस भाग 6 के ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी आपके यूपी पुलिस 2017 में सब इंस्पेक्टर में पूछे गए सवाल हैं। तो आप इनका अवलोकन करिएगा और ध्यान से देखने के बाद डिसाइड करिएगा कि किस फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं। तो हर चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, और यहाँ से 2-2 क्वेरियाँ हुई हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए, पहला, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो सके। हल्का सा मुझे याद आ रहा है, शायद संख्या पद्धति में ये सवाल हमने डिस्कस किया है, लेकिन क्लियर नहीं है, इसलिए दोबारा बता देता हूँ। ये HCF LCM का सवाल है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 1800 से छोटी हो। इसका मतलब 1800 तो नहीं हो सकती, 1800 से छोटी हो तो 1800 तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब जो भी होगा वही होगा। अगर बाय द वे तुक्का भी जल्दबाजी में लगाएं तो कम से कम सही जगह लग जाए। अच्छा, 6, 12, 18 से विभाजित हो, तो 6, 12, 18 का LCM आप लोगे तो क्या आएगा? 6 तो इनके अंदर है ही है, तो इन दोनों का LCM ले लो। इन दोनों का वैसे 36 दिख रहा है, 6 कॉमन है, 6 दूनी और 6 तिहाई, तो 3 दूनी 6 छाक 36, यानी 36 LCM हो गया। जब ग्रुप ऑफ नंबर कहीं भी दिया हो तो LCM लेंगे। अब 36 1800 से छोटी हो, 1800 को हम डिवाइड करते हैं 36 से। 36 से जब 1800 को डिवाइड करेंगे तो ये 36 पंचे 180, ये पूरा 50 बार कट जाएगा। अब सवाल उठता है कि 1800 तो अलाउ नहीं है, तो फिर 36 घटा दो। 1800 से जैसे ही आप 36 घटाओगे तो 1764 आ जाएगा। मैक्सिमम जो है
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। तो 1800 से जब नीचे आओगे तो 1764 मिलेगी। यही वो सबसे बड़ी संख्या है जो 1800 से छोटी है और 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो कौन सा आंसर होगा? आपका बी आंसर होगा। यहाँ पे कोई गलती करेगा तो हो सकता है 1800 ही लगा दे, जबकि ऊपर लिखा हुआ है कि 1800 से छोटी सबसे बड़ी। ये भी कट सकती है और भी संख्याएं कट सकती हैं, लेकिन नहीं, 1800 से छोटी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो। तो इस तरह से आंसर देने में सावधानी बरतें। अगला सवाल है, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25, 32 को विभाजित करती है और शेष छोड़ती है 2, 1, 0। तो ऐसे सवालों में HCF निकालते हैं, लेकिन जो शेष छोड़ रही है इसको निकालने के बाद शेष का, तो 18 और दूसरी है 25 और तीसरी है 32। आपसे कहा जा रहा है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित तो करती है लेकिन रिमाइंडर छोड़ देती है 2, 1 और 0। तो यहाँ से 2 घटा दीजिए, यहाँ से 1 घटा दीजिए, यहाँ से 0। तो जब इससे माइनस आप कर दोगे तो क्या आएगा? यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा और यहाँ 32 आ जाएगा। अब इनका HCF क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे बड़ा कॉमन 8 दिख रहा है। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 को प्राइम हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। 8 चौक ये को प्राइम हो गया। HCF क्या हो गया? 8। तो यही वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे यदि इनको भाग दोगे तो 2, 1 और 0 शेष छोड़ेंगे। देखिए 8 दूनी 16, 2 बच गया रिमाइंडर, 8 त्रिक 24, 1 बच गया, 8 चौक 32, 0 बच गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि इस वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि इनको भाग दिया जाए तो क्रमशः ये शेष बचता, तो इनको इससे घटा दो, उसके बाद HCF ले लो। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 8 आएगा। ये आपके सारे पूछे गए सवाल हैं और आप इनको कितने इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन इसको भी इजी वे में एट ए टाइम एग्जामिनेशन हॉल में अंडर प्रेशर करने के लिए आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है तो सवाल गलत हो सकते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए, दो संख्याओं के लासा एवं मासा का गुणनफल 56, 133 है। अगर इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 क्या होगा? देखिए ये तो आपने पढ़ रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, बार बार रिपीट करता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए, दो संख्याओं का गुणनफल जो भी होगा, है ना, वो बराबर होगा उनके LCM इंटू HCF के। 60 में लिख दिया, दो संख्याओं का गुणनफल जो भी होगा उनके लासा मासा के बराबर होगा। तो यहाँ पे सीधा सा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के लासा मासा का पूरा गुणनफल ही दे दिया है, यानी कितना हो गया? 56, 133। और इधर जो पहली संख्या है उसका 1/7 दिया है, तो 1/7 अगर 27 है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 गुणे 7/1, 27 गुणे 7/1, ये पूरी संख्या हो जाएगी। और दूसरा हो गया सेकंड नंबर। अगर सेकंड नंबर मालूम हो जाएगा तो सेकंड नंबर का 1/3 निकाल देंगे। देखिए जब भी आपसे कोई बात इस तरह से करे कि एक संख्या का 1/7 मान लीजिए 21 है, तो वह संख्या क्या है, जैसे ही पूछे वह संख्या क्या है तो फ्रैक्शन को पलट दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, वह संख्या 147 है। लेकिन यहाँ पे हम गुणा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आगे इजी वे में कट जाएगा, तो इसलिए क्या ज़रूरत है कि एक बार गुणा करें और फिर से भाग दें। तो आप देखिए हम सेकेंड नंबर निकाल रहे हैं। सेकेंड नंबर ये हमारा फर्स्ट नंबर है 27 गुणे 7। सेकेंड नंबर बराबर हो जाएगा LCM HCF का गुणनफल और बटे आपका फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 27 गुणे 7। अच्छा अब 7 से काट देता हूँ, 7 अठे 56, 0 और 7 एकम 7 और 7 नवाई 63। ये देखिए पूरा पूरा कट गया 7 से। अब क्या करता हूँ, इसको 9 से काट करके देख लेता हूँ। देखिए 9 से क्या कट जाएगा? हाँ 9 से कट जाएगा। 9 त्रिक 27 हो गया, ये 9 अठे 72 हो गया, और यहाँ पे 9 अठे 8 हो गया, 9 नवा 81 हो गया, 9 एकम 9 हो गया। अब इसको 3 से काट दीजिए, 9 से कटने के बाद 3 से काट दीजिए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 सत्ते 21, 297 है आपका सेकंड नंबर।
अब 297 आपका सेकंड नंबर है, लेकिन हमें सेकंड नंबर नहीं चाहिए, सेकंड नंबर का 1/3 चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 297 दिया है। अंडर प्रेशर क्या होता है कि बड़ी मुश्किल से तो ये निकल के आया है और हम तुरंत लगा देते हैं देखते ही। अच्छा, आ गया आंसर? नहीं, चौकन्ना रहें, सतर्क रहें, नहीं तो ना चाहते हुए भी सवाल गलत हो जाता है। दूसरी संख्या नहीं चाहिए, दूसरी संख्या का 1/3 चाहिए, तो इसका बटा 3 आप कर दोगे तो 3 9 27, 3 9 27, आपका आंसर होगा 99। तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चीज़ों को इत्मीनान से लेकर के चला करिए। देखिए, जब कहीं भी कोई फ्रैक्शन इस तरह से लिखा रहता तो हर का मतलब होता है पूरा, और पूरा में ये अंश होता है, भाग। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे कहीं लिखा है 9/7, तो इसका मतलब है कि ये पूरे से ज़्यादा है, इसमें एक पूर्णांक है और 2 अंश और हैं साथ में। एक तो पूरा पूरा है और 2 और हैं, यानी 100% से ज़्यादा है। अच्छा, जो आपका जैसे ये 7/9 लिखा है तो 9 में 7 है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। यानी जो इम्प्रॉपर है वही मिश्रित भिन्न है, उसमें पूर्णांक सदैव शामिल होता है। तो इन चीज़ों को जब आप क्लियर रखेंगे तो सवाल के जवाब देना। अब यहाँ पे जैसे था कि पहले गुणा करते, फिर संख्या कॉम्प्लिकेट आ जाती और फिर भाग देते तो और कॉम्प्लिकेट हो जाता। ऐसे अंडरस्टूड है कि भाई 27 × 7 होगी, नीचे आ गया और इजी वे में कट गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि हमें आने से ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जितना सतर्क रहेंगे, जितना ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उतनी कम सवाल गलत होने की संभावना बनी रहेगी। नहीं तो ना चाहते हुए भी हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हुए थे। अभी मैं और शार्ट लिस्ट करूँगा, तो अभी ये 6 क्लास एचसीएफ एलसीएम के हो चुके हैं, या तो 1 या 2, मैक्सिमम 2 और मिनिमम 1 क्लास, ये और डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।